नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। एक बार एक नए खास वीडियो में अगेन हम जो सीरीज चला रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ये है 5th फेज की वोटिंग की एनालिसिस। तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे 5वें चरण के चुनाव के रुझानों के बारे में, किस प्रकार का मत प्रतिशत रहा, कैसे लोगों ने वोट डाली हैं और कैसे जो उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कहां पर कितना परसेंटेज रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। आपकी साइड स्क्रीन पे मैं डाटा जो है वो लगाती रहूंगी, आप उसे नोटिस कर लीजिएगा। बड़ा फॉन्ट रखूंगी ताकि आपको इजीली दिख पाए। और 2019 के चुनाव से भी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। और ये जो टेबल है मेरे हाथ में, ये मैं यहाँ साइड स्क्रीन पे लगा रही हूँ। इसको मैंने हर वीडियो में लगाया है, तो आप इसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि अभी हम 5th फेज के चुनाव के साथ भी इसको जो है मैच करके देखेंगे। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं 5th फेज, 5वें चरण की मतदान जो हुआ है उसके ऊपर नजर डालते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है टेबल को जरा देखिए। तो टेबल में आपको पता लगेगा 5वें चरण में जो है 49 सीटों के ऊपर जो है मतदान हुआ है। 49 सीट्स जो थी वहां पे वोटिंग जो है हुई है। अब इस 49 जो सीट्स है इसमें टोटली 8 जो है राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको टोटल मिला के जो है 49 सीट्स हैं जहां पर की मतदान हुआ है। अब इन 49 सीटों में सबसे अधिकतम जो है वो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। और इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज में रहा कि ये जो है माया नगरी यानी मुंबई से लगते हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर इस बार वोटिंग हुई है और काफी बड़े बड़े सब फिल्म स्टार्स ने वोटिंग करी है। तो डेफिनेटली पूरे दिन जो है इसमें टीवी पर, न्यूज में, हर जगह पे जो है फिल्म कलाकार जो है आपको आमतौर पर देखने को मिले होंगे, जब वो मतदान करके या तो आ रहे थे या फिर वो जा रहे होंगे। तो ये बड़ी खास रही इस बार की 5वें चरण की चुनाव के अंदर जो है वो कुछ बातें जो हम ध्यान देके रखते हैं। इसमें एक और चीज, रायबरेली और अमेठी, इसके अंदर भी जो मोस्ट अवेटेड एरियाज हैं उनके अंदर भी वोटिंग हुई है। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इस बार के वोट प्रतिशत के ऊपर। तो 2024 के 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के वोटिंग फेज के अंदर जो है 5वें चरण में यहां पर हम प्रतिशत मत की बात करें तो ये 60%, 60% जो है वो अभी तक वोट का टर्नआउट देखने को मिला है। और ये 2019 में जो है 61% था, यानी केवल 1% का ही अंतर देखने को मिला है। हाँ, चुनाव आयोग से जब पूरी तरह से प्रमाणित जो है डाटा आएगा तो उसमें कुछ जो है अंतर आ सकता है, पर अभी जो है 60%। तो पिछले जो 4 फेज हुए वोटिंग के उनमें भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा है और ये 60% के आसपास, 60 से 65% के बीच में ही हर समय जो है मतलब इस बार के 2024 के इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट जो है इसी के आसपास में ही रहा है, जो 2019 में भी बहुत ज्यादा अंतर पर नहीं है। इसमें 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके अंदर जो है वो वोट डाला गया है और इसमें सभी का टोटल में जो है वो 60% के अप्रोक्सीमेट जो है ये माना जाएगा, पॉइंट समथिंग है। और ऐसा नहीं है कि सब जगह पे 60% ही रहा है, नहीं, कई जगह पे जो है ये 75% के आसपास भी गया है वोटिंग का जो परसेंटेज है। लेकिन ज्यादातर जगह जो है वो मिला के जब एवरेज निकाला गया तो ये जो है 60% के आसपास रहा है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस किस सीट के ऊपर वोटिंग हुई है, किस किस स्टेट में। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 14 सीट्स हैं जिनके ऊपर की मतदान हुआ है। फिर है महाराष्ट्र में जिसमें की 13 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में 7 सीट्स पर, बिहार में 5, ओडिशा में 5, झारखंड में 3 और यूनियन टेरिटरीज में
जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख के अंदर जो है वो एक एक सीट के ऊपर हुआ। तो इन टोटल 49 सीट्स जो है इसमें जिनमें की मतदान हुआ है वो सारी सीटें इसमें आ जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है पूरे जो इस फेज में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज जिसका रहा वो था वेस्ट बंगाल, जहां पर कि 76% जो है वोटिंग का जो है वो टर्न आउट रहा है, जिसमें कि बाकी स्टेट्स में बाजी मार ली है तो वेस्ट बंगाल में। लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसी सीट भी रही, एक ऐसी जगह भी रही जहां पर कि बहुत ज्यादा हाई फाई मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा देखने को मिला, बहुत कुछ खटपट हुई, जहां पर कि बोगस वोटिंग की बहुत ज्यादा जो है वो कंप्लेंट्स या फिर ये कहेंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, जिसको कि पूरा दिन जो है वो वहां की सुरक्षा बलों ने और वहां के जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं या कहें कि पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने काफी ज्यादा जो है इसमें स्ट्रगलिंग सिचुएशंस देखने को मिली, जहां पर कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में ये बीच में न्यूज आई कि यहां पर जो है टीएमसी के ऊपर बार बार ब्लेम किया गया कि वो बोगस वोटिंग करवा रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी की एक महिला जो है वो भी की उम्मीदवार जो है वो वहां पर इसका विरोध करती हुई नजर आती हैं। उसके बाद जो है बाकी स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ वोटिंग तो आपको मिलेगा कि बिहार के अंदर जो है अराउंड 55-56% वोटिंग परसेंटेज है, झारखंड में यही 63-64 के आसपास में है, लद्दाख में 70%, वाओ इट्स क्वाइट गुड नंबर, महाराष्ट्र में 54% है, नियर अबाउट ही ये अप्रोक्सीमेट डाटा बता रही हूं मैं, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तब आता है जब वो इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस कर देता है। उसके अलावा ओडिशा के अंदर नियर अबाउट 70% और फाइनली उत्तर प्रदेश में जो है वो 58 और 60 के आसपास के अंदर ही वोटिंग परसेंटेज रहा। तो यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज्यादा रुझान ऐसे नहीं आए हैं कि बहुत मत इसमें जो प्रतिशत है वोटिंग का वो बहुत ज्यादा हेर फेर हुआ हो, क्योंकि पिछले 4 जो फेजेस रहे हैं उसमें भी आपको कुछ इतने ही परसेंटेज का वोटिंग आपको देखने को मिला था। इस वोटिंग के अंदर एक खास बात और थी, जैसे वेस्ट बंगाल का मैंने बताया, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में जो बारामूला है वहां पे जो है वोटिंग परसेंटेज नियर अबाउट 60% है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बारामूला एक ऐसी जगह है जहां पर कि 80s 90s के अंदर सिचुएशन इतनी वर्स थी कि वहां पर वोटिंग के लिए लोग नहीं आते थे, टेररिस्ट के डर से वहां वोटिंग के लिए लोग बाहर नहीं निकलते थे, उनको हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। तो ये आर्टिकल 370 के हटाने के बाद पहली बार वहां वोटिंग हो रही है और सीरियसली वोटिंग परसेंटेज देख के तो बहुत मन खुश हो गया है, क्योंकि 1984 जो था वो टाइम था जब वहां पे इतनी हाई परसेंटेज रही होगी, उसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि परसेंटेज नोटिसेबल हो, गिरती ही चली गई। अब जाके उसका 60% के अराउंड आया, एग्जैक्ट तो नहीं पर 60% के अराउंड आ गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव जो है वो चेंज है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और आज के समय में उनके अंदर से वो जो डर है टेररिस्ट का, आतंकवाद का, वो कितना कम हो गया है। और ये सब जो है जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको हटा दिया गया, उसका ही असर है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो फॉर्चुनेट रहा, और ये रिजल्ट हम डाटा के बेसिस पे बोल सकते हैं कि जहां पर लोग वापस वोटिंग करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पर कि लोग अपना वोट का, मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी चॉइस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दिखाएंगे यहां पे। तो जो भी है डेमोक्रेसी, दिस इज द रियल डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी बिल्कुल हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि हम हमेशा नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते, सबसे ऊपर रखते हैं। हमारी सरकारें जो हैं, हमारे लोकतंत्र में सरकारें हमारे इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती हैं। तो ये एक बड़ा चेंज था जो नोटिसेबल है बारामूला का, जम्मू एंड कश्मीर में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कैसे राइज हो गया है। अब बात करते हैं जो बड़ी बड़ी सीटें हैं।
हर फेज में कोई ना कोई बड़ा नेता जो है वो अपने सीट से लड़ रहा है और उनके भाग्य का जो भी डिसीजन है लोगों ने अपना वोट डाल के दे दिया है और वो वोट जो है वो 4 तारीख को डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 5th फेज, 5वें जो फेज है उसके अंदर कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनकी सीटें जो हैं उन पे इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है और इनमें जो है जैसे राहुल गांधी है वो रायबरेली से लड़ रहे हैं इस बार। ऑलरेडी वायनाड से भी इनका जो है वो इलेक्शन में वो है और उनका वोटिंग अब डिस्क्लोज होगा तब पता लगेगा कि कहां से जीते हैं। इस यूपी में है रायबरेली। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी हैं, ये अमेठी से लड़ रही हैं और अमेठी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को जो है वहां से हरा के ये सीट के ऊपर अपना दावा अभी बना रखा है। अभी इस बार के लिए जो है वहां से राहुल गांधी जो है वो नहीं है उनके अपोजिट में, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह है लखनऊ से यूपी, करण भूषण सिंह है यूपी से ही है, रोहिणी आचार्य है बिहार से, चिराग पासवान है हाजीपुर बिहार से, पीयूष गोयल है मुंबई नॉर्थ से, उज्जवल निकाम है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से और उमर अब्दुल्ला बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो है लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हैं जो शायद क्षेत्रीय रूप से जो है काफी प्रसिद्ध हैं और इसीलिए ये फेज जो है मेन इन लीडर्स के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुबह से जो है नजरें भाई जितनी बड़ी सेलिब्रिटी जितना बड़ा नेता उसके ऊपर नजर होती ही है। और सुबह से हम देख रहे थे कि कैसे जो है स्पेशली जैसा मैंने बताया कि मुंबई में लोग जो वोट कर रहे हैं उनके ऊपर लोगों की नजरें हैं। तो वहां पर देखने को मिला है अमिताभ बच्चन जब वोटिंग करने गए और वहां पे और भी बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटीज अंबानीज जो हैं उन्होंने वोट किया। तो मुंबई के आसपास के एरिया जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सब में जो है जो भी लोग वहां रहते हैं उन्होंने यहां पर वोट डाली है और अपना निर्णय जो है वोटिंग मशीन के अंदर जो है वो सेव करवा दिया है और अब देखा जाएगा कि रिजल्ट किसके हिस्से में आता है। वोटिंग यानी मतदान जो है वो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आखिर हम जो है सुबह जब मैं सुन रही थी न्यूज तो उसमें परेश रावल जी भी मतलब जो भी वोट करके निकल रहे थे उनसे पूछ रहे थे तो उनका एक वीडियो भी आ रहा था कि वोटिंग जरूर करिए। तो इट्स अपील, तो हर कोई अपील कर रहा है वोटिंग जरूर करिए। तो आपके भी क्षेत्र में जब वोट डले तो आप वोट जरूर डालिए। और हाँ, इसमें एक बटन होता है नोटा का। देखिए मैं पर्सनली उसे बिल्कुल वेस्ट मानती हूँ क्योंकि नोटा मतलब आपने अपने वोट को जीरो कर दिया। ऐसा इंटरेस्ट शो करना और वोट ना डालना एक ही जैसा होता है। तो अगर आप वोटिंग पोलिंग बूथ तक गए हैं तो प्लीज डू वोट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है इस असेंबली सीट्स के अलावा जो हैं अब यहाँ पर 35 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ओडिशा की उसके अंदर भी वोट डाली गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 स्टेट्स हैं जिनके अंदर स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से ओडिशा भी एक है। तो ओडिशा के अंदर जो है 35 असेंबली सीट्स के अंदर भी वोटिंग जो है वो करी गई है। इसके अलावा 8.95 करोड़ जो है टोटल वोटर्स थे और जिसमें इंक्लूडेड थे 4.69 करोड़ मैन एंड 4.26 करोड़ फीमेल वुमेन जो है वो वोटर हैं और इसमें थर्ड जेंडर भी काउंटेड है। तो यहाँ पर जो है काफी छोटा नंबर ऑफ वोटिंग जो है वो है क्योंकि कम सीटें हैं। मतलब बाकी पिछले जो फेजेस रहे 4 फेजेस उसमें वोटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा थी तो वोटर भी ज्यादा थे। इसके अलावा जो है 100 साल से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो भी काफी सारे जो है बड़े यूनिक देखने को मिलते हैं। 100 साल की उम्र के बाद लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 24,000 से ज्यादा जो है लोग विटनेस किए गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि उस उम्र में भी अगर वो उनके अंदर वो फीलिंग है कि यस आई नीड टू वोट, तो हमारी तो उम्र ही क्या है, हम लोगों को बिल्कुल वोट करना चाहिए। ये हमारा जीवन पर्यंत अधिकार है। जैसे हम 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद से हम एलिजिबल हैं। आपके किसी भी लेवल पे आप वोटिंग में जाए तो वोट जरूर डालिए। ये बिल्कुल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका देश कहाँ कितना बढ़ेगा, किस दिशा में जाएगा, ये आपके वोट ही निर्धारित करते हैं। द इलेक्शंस मोर देन 3/4 सीट जो है उसकी अब वोटिंग हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा सीटें नहीं बची हैं।
यानी 428 सीटों की वोटिंग हो चुकी है। अब 2 फेजेस हैं, 2 फेजेस में आपकी बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं और इन सीटों में अब दोनों फेजेस में 57 एंड 57 वो सीट्स हैं जो आगे 2 फेजेस में जिसमें वोटिंग होगी, तो जिसको हम आगे विटनेस करेंगे। तो उसके बाद एक अगला जो वोटिंग है वो है 25 मई यानी सैटरडे को जो है, शनिवार को जो है वोटिंग होगी और उसमें जो है आपका हरियाणा की सारी सीटें आ जाएंगी और दिल्ली एनसीआर की सीटों पर वोट होना है। और लास्टली जो है फिर 1 जून को 7वें चरण के जो है वोटिंग हो जाएगी, जिससे कि हमारा इलेक्शन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा और 4 तारीख को जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे, घोषणा हो जाएगी कि किसके पास कितनी सीटें गई। तो ये था हमारा टोटल 5th फेज का ओवरऑल एक व्यू अबाउट द 5th फेज वोटिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना रुझान जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है सरकार जो है इन इतने वोटिंग फेजेस को देखने के बाद किस तरफ आपको चुनाव झुकता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये इंडिया अलायंस की तरफ ज्यादा झुक रहा है या फिर एनडीए की तरफ? और इस बार 400 पार का जो नारा है वो कितना आपको जो है वो सही लगता है या कहें कि प्रामाणिक होता लगता है? वैसे तो देखा जाए ये भी फैक्ट है कि पीछे की जो हमारी सरकार थी, जो अभी तक की हमारी सरकार थी, वो 400 पार, 400 तो थी क्योंकि एनडीए का टोटल अगर नंबर मिलाएंगे ना तो 400 सीटें थी, पर अकेले बीजेपी अपने सिंगल पार्टी एज 400 नहीं थी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 400 के आसपास या कहीं 400 तो थी, तभी तो भाई इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, ये सब पास कैसे हुए? ये पास तभी हुए जब हमारी सरकार के पास पीछे बहुमत था और बहुमत के अलावा ऑलमोस्ट 400 सीटें थी ही थी। अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो तो पॉलिटिक्स है, होती रहती है। बाकी इस बार 400 पार आपको लगता है कि आ जाएंगी या आप कुछ और विचार रखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वोटिंग चरण के साथ में, 6ठे चरण में, जिसमें कि मेरा भी वोट जो है मैं डालूंगी। 6th फेज में मेरा वोटिंग रहेगा, तो मैं आपसे वोट डाल के आपके साथ विचार जो है वो मैं साझा करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप भी अपना एक्सपीरियंस और क्या समझते हैं कि जो लोग वोट नहीं डालते, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछती हूँ, जो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, जो वोट नहीं डालते, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई या कोई न कोई उनको प्रेरित करना या फिर किसी भी तरह का क्या किया जा सकता है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि उनके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? तो इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।